नमस्कार भैया, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे एक सवाल किया जिसका की जो जवाब है वो मेजरमेंट्स करके मैं नहीं दे सकता। अगर स्टूडियो मॉनिटर और डॉज हाई-फाई HT1 हाई-फाई स्पीकर दोनों एक्यूरेट हैं तो एक सुन के ईयर फटीग क्यों होता है और दूसरा घंटों सुनने के बाद भी रिलैक्सिंग क्यों लगता है। एक्चुअली ना मैं आप लोगों को ईमानदारी से एक चीज बताता हूं, ये सब ना एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का गेम नहीं है यहां पर। और ये जो कमेंट है ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि बहुत सारे ऑडियो फाइल्स हैं मेरी ही तरह और भी जो पूरी दुनिया में जिन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, वहां पर ये चीज बड़ी सुनने में आती है। अंदर ही अंदर वो लोग ये फील करते हैं कि जब स्टूडियो मॉनिटर्स को सुनते हैं, फिर किसी हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले स्पीकर्स को सुनते हैं, जैसे होम ऑडियो के लिए जैसे जो स्पीकर्स है, जैसे हमारा डॉज हाई-फाई HT1 हो गया, तो वहां पर एक हमेशा एक फील आता है स्टूडियो मॉनिटर्स को सुनते वक्त। इनिशियली जब हम स्टार्टिंग में एकदम पहली बार जैसे सुनने के लिए बैठे हैं तो वहां पर ऐसा फील आता है, वाह भाई क्या बात है, इतनी डिटेलिंग, गजब यार, मजा आ गया। लेकिन कुछ देर बाद हमारे माइंड को ऐसा फील होता है, टायरिंग सा फील होता है, ऐसा थकान लगने लगती है, कानों को थकान लगने लगती है, मन को भी थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि बहुत देर हो गई यार, चलो आवाज कम कर दो, बंद कर दो, ऐसा सा फील आने लगता है अंदर ही अंदर। और लगे हाथ वहीं पर, जैसे कि डॉज हाई-फाई HT1 हो गया या और भी जितने भी हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले स्पीकर्स हैं, उनको जब आप सुनते हो तब वहां क्या होता है, तब वहां आप 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा आप लगातार सुन सकते हो म्यूजिक को, लेकिन आपको थकान महसूस नहीं होती है। तो बेसिकली आज के वीडियो में मोटा मोटा जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि ईयर फटीग होता क्या है, एक्यूरेट और म्यूजिकल साउंड में डिफरेंस क्या है, और क्यों डॉज हाई-फाई HT1 जैसे स्पीकर्स लॉन्ग लिसनिंग सेशन में भी रिलैक्सिंग लग सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं पेपर कोन, केवलार और ग्लास फाइबर के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा ज्यादा नेचुरल लगता है और क्यों। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ईयर फटीग होता क्या है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ईयर फटीग का मतलब बहुत ज्यादा लाउड साउंड होना, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी स्पीकर्स जो हैं वो ज्यादा लाउड भी नहीं होते, लेकिन फिर भी 15-20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद हमको ये फील होने लगता है कि यार मतलब थकान सी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है कि बस हो गया। लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम होती क्या है? आमतौर पे कुछ स्पीकर्स में वोकल थोड़े चीखते हुए से लगते हैं, ट्रेबल ज्यादा शार्प लगती है, सिंबल्स का साउंड कानों में चुभने लगता है और हर छोटी डिटेल इतनी एग्रेसिवली सामने आती है कि हमारा जो दिमाग है वो कंटिन्यूअसली उसको प्रोसेस करता रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि साउंड जो है वो हमको काफी इंप्रेसिव तो लगती है लेकिन रिलैक्सिंग नहीं लगती। तो इंप्रेसिव क्यों लग रही है? क्योंकि वहां पे हमें डिटेल्स उभर उभर के सुनाई दे रही हैं, तो हमको लग रहा है अरे यार तो बड़ा सही सुनाई दे रहा है, लेकिन रिलैक्सिंग नहीं होता है। और इसी को हम बोलते हैं ईयर फटीग। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं कि आखिर स्टूडियो मॉनिटर्स का एग्जैक्टली काम क्या होता है। स्टूडियो मॉनिटर्स का जो मेन काम होता है वो ये कि जो भी म्यूजिक, जो भी मिक्सिंग इंजीनियर, जो कोई भी कंटेंट क्रिएटर या जो भी स्टूडियो मॉनिटर्स पे जो भी काम कर रहा है और साउंड को सुन रहा है, तो वहां पर हर एक बारीक से बारीक डिटेल को उभार के और निखार के एकदम जैसा है वैसा सुना सके, यानी कि बिल्कुल सच्चाई के साथ सुनवा सके आपको कि क्या जो रिकॉर्डिंग हुई है वो कैसी है एग्जैक्टली। यानी कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो भी रिकॉर्डिंग में, जो भी मिक्सिंग इंजीनियर रिकॉर्डिंग को सुन रहा है स्टूडियो मॉनिटर्स पे, उस रिकॉर्डिंग में क्या गलतियां हैं, क्या खूबियां हैं, वो सब वो वहां पर स्टूडियो मॉनिटर से एकदम साफ तरीके से सुन सके। इसलिए स्टूडियो मॉनिटर्स का डिजाइन इस तरह से होता है। वोकल्स कहां ज्यादा शार्प हो रहे हैं, ट्रेबल कहां कानों में चुभ रहा है, बेस कहां मडी हो रहा है, कंप्रेशन ज्यादा तो नहीं हो गया, रिकॉर्डिंग में डिस्टॉर्शन या हार्शनेस तो नहीं आ रही। आसान शब्दों में समझने की कोशिश यहां पर हमें यह करनी चाहिए, स्टूडियो मॉनिटर्स जो होते हैं वो मिक्सिंग के हिसाब से बने, ना कि गाने सुनने के हिसाब से। गाने आप सुन सकते हो उन पे, वही मैंने कहा ना, जो प्रॉब्लम फेस हुई हमारे सब्सक्राइबर को, वो क्या थी, वो यही थी कि स्टूडियो मॉनिटर्स जो है वो मिक्सिंग के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, ना कि आपके देर तक गानों को एंजॉय करने के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। और इसी वजह से
जो स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं वो कई बार हमको इनिशियली बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन वहीं लगे हाथ जब आप लॉन्ग लिसनिंग सेशंस करते हो, आधा घंटा 1 घंटा म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए उस पर बैठते हो, तो थोड़ी ही देर में आपको कानों को थकान फील होने लगती है। ऐसा लग रहा है कि साउंड को कम कर दें या बंद कर दें, बस हो गया, वो वाला फील आने लगता है। अच्छा हाँ, स्पेशली ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं जिन स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो प्रॉपरली जो स्टूडियो मॉनिटर्स जो एकदम प्रीमियम सेगमेंट के जो आते हैं, जो कि प्रॉपरली जो स्किल्ड इंजीनियर्स इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा टेलीविजन इंडस्ट्री हो गई, साउंड गाने जहाँ बॉलीवुड के बनते हैं, हॉलीवुड के गाने, एकदम जो प्रीमियम सेगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो स्टूडियो मॉनिटर्स आते हैं, उस तरह के स्टूडियो मॉनिटर्स के बारे में ही हमारे सब्सक्राइबर ने भी क्वेश्चन किया है। तो उसी चीज़ को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि स्टूडियो मॉनिटर्स की भी वैरायटी आती है, रेंज आती है, बजट फ्रेंडली, मिड बजट में आने वाले भी होते हैं, और एकदम प्रीमियम जो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ वो भी होते हैं। क्योंकि जितनी डिटेलिंग के बारे में मैंने बात कर रहा हूँ कि कितनी डिटेलिंग कोई स्टूडियो मॉनिटर आपको सुनवा सकता है, वो फिर उसी सेगमेंट में हमें मिलेंगे सुनने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है भैया जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीकर का एक्यूरेट होना और स्पीकर का रिलैक्सिंग होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक स्पीकर माइक्रोफोन की तरह एक्यूरेट तो हो सकता है, लेकिन लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में ये हमको थका सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर वो चीज क्या है जो फटीग, जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्रिएट क्या करती क्या है। अपर मिड अग्रेशन, ट्रेबल पीक्स, ड्राइवर ब्रेकअप, कैबिनेट रेजोनेंस, फास्ट ट्रांजिएंट एम्फेसिस, पुअर क्रॉसओवर इंटीग्रेशन। कभी कभी कुछ स्टूडियो मॉनिटर्स जो हैं वो इतनी ज्यादा डिटेल्स को सुनाते हैं कि रिकॉर्डिंग की जो रफनेस है, हार्शनेस है, वो सब एकदम सामने निकल के उभर के हमें सुनाई देती है। खास तौर पे कुछ वो फ्रीक्वेंसीज जो जहां पर कि हमारे जो ह्यूमंस के जो ईयर्स होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं, और उसी फ्रीक्वेंसी रेंज के एरिया में ट्यूनिंग थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हो तो वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का जो साउंड है वो हमको ऐसा फील देगा जैसे कि चीखने जैसा फील देगा बेसिकली। और लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में उसी वजह से लोगों को थकान महसूस होने लगती है। सिंपल सी चीज है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टूडियो मॉनिटर्स खराब होते हैं। एक्चुअली उनका काम ही तो यही है कि जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उसमें जो भी खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उन गलतियों को मिक्सिंग इंजीनियर जो भी है उसको वो खामियां और वो गलतियां सुना सके वो स्टूडियो मॉनिटर, जिससे कि वो जो मिक्सिंग इंजीनियर है वो अपनी मिक्सिंग एक्यूरेटली कर पाए सही तरह से, जिससे कि जब हम उन गानों को अपने म्यूजिक सिस्टम पे सुनेंगे, जो भी म्यूजिक सिस्टम हमारा होगा हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला, तो वहां पर हमको वो जो म्यूजिक है वो रिलैक्सिंग फील दे, ना कि वो हमें थका दे। तो स्टूडियो मॉनिटर्स का काम ही वही है। अब यहीं पर एक चीज और आ जाती है कि भैया मैं तो यही बोलता रहता हूं कि भाई जो रिकॉर्डिंग जैसी है वैसी सुनाई दे, वही हाईफाई है। और हमारा डॉज हाईफाई HT1 भी वैसा ही है। तो भैया वहां क्यों नहीं हार्शनेस? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो मिक्सिंग इंजीनियर है उसने तो ट्रैक को डिजाइन कर दिया है, जैसा भी उसने मिक्स किया है म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के, जहां जिस भी तरह से जो भी ट्रैक बना है वो ट्रैक वो स्टूडियो मॉनिटर्स पे उनकी खामियां निकल गई, उनकी जो गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, वो वहां पर उनको कम कर दी गई। अब अगर समझिएगा मैं कहां क्या बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रैक्स ऐसे मिल जाते हैं हमको जिनमें कि हम खामियां पकड़ लेते हैं। तो वो क्या हुआ कि वो उन स्टूडियो मॉनिटर्स पे या किस तरह से वहां पर मिक्सिंग हुई होगी उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम उन ट्रैक्स को जब अपने घर पे अपने हाईफाई सिस्टम पे सुन रहे होते हैं तो हमको वो गलतियां सुनने को मिल जाती हैं। माइट बी पॉसिबल रीजन उसके पीछे कि उनका जो स्टूडियो मॉनिटर रहा होगा वो उतना कैपेबल नहीं रहा होगा कि जितना कि उस स्टूडियो मॉनिटर को होना चाहिए, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया। तो सारा खेल रिकॉर्डिंग्स के ऊपर ही चलता है। तो वो रिकॉर्डिंग कैसी हुई है और हम उसे कैसा सुन रहे हैं। खैर अभी हम बात करते हैं कि डॉज हाईफाई HT1 स्पीकर पे क्यों हमको थकान महसूस नहीं होती। एक्चुअली डॉज हाईफाई HT1 स्पीकर को डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जहां पर आपको ये ना लगे कि भैया कि जबरदस्ती म्यूजिक को जो है वो सामने ला रहा है, सब कुछ उठा उठा के आपको वहां पहुंचा रहा है कि सब फ्रीक्वेंसीज आप तक पहुंच जाए एकदम उठ उठ के। उसको जो डिजाइन किया गया वहां पर कि जो भी फ्रीक्वेंसीज निकले तो सारी ही फ्रीक्वेंसीज, कोई भी फ्रीक्वेंसी कम तो नहीं होगी वहां पे, जितनी होनी चाहिए उतनी ही होगी। लेकिन जब उसको हमको सुनाई दे तो पूरे ओवरऑल डिजाइनिंग, जैसे मैं आप लोग को ऊपर कितने वीडियोस बनाए उस पर मैंने बताया कि ड्राइवर्स को डिजाइन करने में इंजीनियर्स के साथ ड्राइवर्स भी जो है वो डिजाइन किए गए स्पेशली
हमारे टावर स्पीकर के लिए। हर एक चीज पर वहां पर ध्यान देकर के इसीलिए उसको इतना स्मूथ बनाया गया कि एक तो उसमें सुनते वक्त हमको कोई थकान ना हो, वो बिल्कुल म्यूजिकल लगे हमको और एकदम रिलैक्सिंग। चाहे हम उस पर 3 घंटा सुने, 4 घंटा सुने, हमें थकान महसूस ना हो। वहां पर जब आप गाने सुनते हो तो वहां पर आप गानों को एनालाइज नहीं करते कि अच्छा अरे इसमें ऐसा हुआ होगा वैसा होगा, नहीं नहीं ना। वहां आप क्या कर रहे हो, वहां आप म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हो। वहां आपके पैर थरथराने लगते हैं कि भाई क्या म्यूजिक आ रहा है यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मैं खुद भी जब अपना टावर स्पीकर्स पे म्यूजिक को सुनता हूं तो भाई कहां 2 घंटा 3 घंटा कब निकल जाता है, जबकि मैं इतना आजकल बिजी चल रहा हूं, लेकिन तब भी 2-3 घंटे अपने आप निकल जाते हैं। फोन साइलेंट पे रख देता हूं, मैं तसल्ली से बैठ के गानों को एंजॉय करता हूं। जो चीज बनी है वो उसको सुनना, उसे समझना और उससे बेहतर आगे क्या करना वो भी पता होना चाहिए। तो एक हिंट दे देता हूं, बहुत जल्दी ही बुकशेल्फ स्पीकर्स आने वाले हैं और वो भी बिल्कुल म्यूजिकल होने वाले हैं। जिस तरह से डॉज हाई-फाई HT1 हमारा है उसी तरह से वो भी काफ़ी म्यूजिकल होने वाले हैं। खैर अभी फिलहाल इस बारे में बात नहीं करेंगे, आगे जब उसका वीडियो पूरा डिटेल में आएगा तब बताएंगे। अभी फिलहाल इस बारे में बात करके कोई मतलब नहीं, लेकिन कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि डिजाइनिंग पर सारा खेल चलता है कि स्पीकर डिजाइन कैसे किया जा रहा है, किस तरह के लोगों के लिए क्या चीज डिजाइन की जा रही है। तो हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में जो रिकॉर्डिंग जैसी है बिल्कुल नेचुरल, वोकल्स जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल फील होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड भी एकदम रिलैक्सिंग, एकदम नेचुरल सुनाई देता है। इवन जो वोकल्स का जो बॉडी होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पर हम बॉडी मींस एक उसमें एक भार होता है हर वोकल में, और रिकॉर्डिंग में भी वो मेंटेन रहता है। जब आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब कोई गाना गा रहा है या कोई वॉइस ओवर ही क्यों नहीं कर रहा है, तो वो जो भार होता है वो पूरा का पूरा स्पीकर रिवील करता है, वो सामने लेके आता है, उसको मडी नहीं बनाता। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, मेरे को क्लियरली सुन पा रहे होगे, लेकिन कुछ स्पीकर्स होते हैं जिनमें कि आप अगर सिर्फ वोकल सुनो तो वो ऐसा, अगर मैं बोलूं कि आज मैं आप लोगों को स्पीकर्स के बारे में बता रहा हूं, थोड़ा सा और मोटा सा फील होता है, बहुत ज्यादा मोटा, मतलब नेचुरल नहीं लगता। तो कुछ स्पीकर्स वैसे भी साउंड करते हैं, तो वो सब हाई फाई की दुनिया में नहीं आते। दे आर मोर लाइक जहां पर बेस थोड़ा ज्यादा बूस्टेड रहता है उनके डिजाइनिंग में, इस तरह से कि वो थोड़ा सा आपको जब गाने वाने सुनो तो आपको वहां पे लगे कि अरे क्या बेस आ रहा है, क्या बेस आ रहा है, वैसा। लेकिन जब आप कोई वोकल सुनोगे, जैसे मैं मेरे इसको सुनोगे, तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा सबवूफर भी हिल रहा है, हुम। जबकि मेरा जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो तो सबवूफर के रेंज में जाता भी नहीं है, इतना लो तो जाता नहीं है, लेकिन वो स्पीकर्स उसको जो है वो खैर वो अलग अलग तरह के स्पीकर्स होते हैं। जनरली उन स्पीकर्स को हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले स्पीकर्स में काउंट नहीं किया जाता है। तो सिंपल से आसान शब्दों में बोलूं तो जो हमारा डॉज हाई-फाई HT1 टावर स्पीकर है वो आपको डिटेल्स तो बराबर सुनाता है, हर एक चीज जैसी होनी चाहिए वैसी तो सुनाता ही है, लेकिन ये एहसास नहीं कराता कि साउंड चीख रही है, चिल्ला रही है या हमको थकान दे रही है। तो उसके पीछे पूरी इंजीनियरिंग का खेल है। अभी बात की मैंने म्यूजिकल शब्द को यूज किया, तो जरा म्यूजिकल को भी समझ लेते हैं कि कई बार ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई डॉज हाई-फाई HT1 टावर स्पीकर जो है वो काफी म्यूजिकल हमें लगता है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्लास AB एम्पलीफायर्स जो होते हैं वो हमें ज्यादा म्यूजिकल लगते हैं। तो तरह की चीजें म्यूजिकल से रिलेटेड। तो बेसिकली ये म्यूजिकल क्या है, तो म्यूजिकल साउंड वो होती है जहां टोनल बैलेंस नेचुरल लगे, डायनामिक्स एफर्टलेस लगे, ट्रेबल स्मूथ हो और साउंड बॉडीलेस या थिन ना लगे। साउंड में बॉडी हो, वजन हो, लगे कि जो रियल साउंड है, जो नेचुरल साउंड है, एग्जैक्टली वैसी साउंड। तो वहां पर म्यूजिक जो है वो कोई एनालिटिकल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, वहां पर म्यूजिक जो है वो हमको एक परफॉर्मेंस की तरह फील देता है। अब बात करते हैं स्पीकर के कोन्स के बारे में, जैसे कि पेपर कोन, ग्लास फाइबर, केवलार वगैरह वगैरह। हर एक मटेरियल के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। पेपर कोन जनरली बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक फील होता है क्योंकि उसका इंटरनल डैंपिंग नेचुरली अच्छा होता है, इसलिए वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स अक्सर स्मूथ और बहुत लाइवली लगते हैं। केवलार ज्यादा स्टिफ होता है तो माइक्रो डिटेल्स और अटैक अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर ट्यूनिंग केयरफुली ना हो तो साउंड थोड़ा मैकेनिकल या अग्रेसिव फील हो सकता है। ग्लास फाइबर भैया जो होता है वो आमतौर पे एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि गुड रिजिडिटी
और डिसेंट डैम्पिंग। इसलिए कई मॉडर्न हाईफाई सिस्टम्स में यह पॉपुलर है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा यहां पर यह है कि सिर्फ कोन का मटेरियल देख लिया और यह डिसीजन ले लिया कि मैंने जो बात बताई है बस हो गया, अभी ये कोन का मटेरियल के साथ का कोई कोन स्पीकर बना हुआ है तो यही बेस्ट है। नहीं, सिर्फ कोन मटेरियल यह डिसाइड नहीं करता कि स्पीकर म्यूजिकल होगा या नहीं होगा। क्रॉसओवर, कैबिनेट डिजाइन, ड्राइवर इंटीग्रेशन, डिस्पर्शन और ट्यूनिंग फिलॉसफी, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली जो हाईफाई सिस्टम्स होते हैं वो आपको डिटेल्स तो बराबर सुनाते ही सुनाते हैं, लेकिन कोई सिस्टम अगर आपको म्यूजिक की दुनिया में खो जाने पे मजबूर कर दे, आप ये समझो कि वो है एक्चुअल हाईफाई। वो है जहां आप मतलब आप म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हो, वो है वो म्यूजिकल साउंड सिस्टम। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइए कि आप लोगों के हिसाब से ट्रू हाईफाई क्या है, एक्यूरेसी या इमोशनल कनेक्शन। आपने कभी क्या महसूस किया है, जैसा कि मैंने आज बताया, कि आप म्यूजिक में खो गए, आपको ये नहीं फील हो रहा कि आप स्पीकर्स को सुन रहे हो, आपको ये फील हो रहा है कि मैं म्यूजिक के अंदर हूं और मेरे चारों तरफ जो है वो सब इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं लोग, कोई वोकल सिंगर जो है वो अपना गाना गा रहा है, उस तरीके का आवाज़ हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो आपका सेटअप कौन सा था। तो सब चीज़ें आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।